भारत के प्रधानमंत्री को आपकी फिक्र नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री केवल ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। पिछले 70 सालों में वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो करीबन 53 इयर्स के आसपास रूल किया। उसके अलावा और भी पार्टियां आई जिन्होंने सत्ता संभाली। आपको याद होगा HD देवेगौड़ा, IK गुजराल, चंद्रशेखर, ये सब प्रधानमंत्री बने, और अटल बिहारी वाजपेयी भी। तो किस तरह से ये टारगेट करते हैं, लेकिन अपनी राजनीति के लिए और गंदी प्रधानमंत्री की घटिया गंदी राजनीति के लिए ये केवल इसी तरह क्या काम कर सकते हैं कि दूसरों पे ठीकरा फोड़े। क्यों? क्योंकि ये हीन भावना से ग्रसित हैं। क्योंकि ये हमेशा कहते हैं ना, मैं बेचारा, मैं गरीब हूँ, मेरे को इसीलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। आपने उन पर दया कर दी। अब आपको समझ में आया, अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाया होता प्रधानमंत्री, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के नाम पर भी अगर आपने चुनाव भाजपा ने लड़े होते और आपने उनको बनाया होता, कांग्रेस की बात नहीं कर रही हो, किसी और विपक्षी दल की बात नहीं कर रही हो, तो भी आज आपकी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। आज जो स्थिति है उसका कारण ये सरकार है, और ये सरकार चुनने वाले आप हैं। इसलिए आज जो हमारी स्थिति है, मेरी भी, मैंने नहीं चुना इन्हें, लेकिन मेरी भी स्थिति आपकी वजह से है। आपकी वजह से अपने प्रियजनों को मैं मौत के मुंह में जाते हुए देख रही हूँ। आपने इनको चुना है, आपकी गलती है, आप इस पाप के भागीदार हैं। हर वो व्यक्ति जिसने इनको वोट दिया वो इस पाप का भागीदार है। हर उस मौत का जो इस देश के लोगों ने झेली है उसके जिम्मेदार आप हैं। रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, पर प्रधानमंत्री, आपसे फिर कह रही हूँ, आपकी पार्टी का एक छोटा सा नेता जो बहुत बड़ा आजकल बहुत पैसे वाला भी बन गया है, देखा था मैंने 2012 से देख रही हूँ, और देख रही हूँ कि अचानक बहुत पैसे भी आ गए, हर टीवी चैनल में भी दिखते हैं अपने प्रोग्राम को प्रमोट करते हुए। नाम है मन्नू गौड़। उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें लिखा है कि धरती पर बोझ हो गया, आप लोग समझे नहीं, इसलिए प्रकृति ने लोगों को इस तरह से मौत के मुंह में ले लिया। उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी या नहीं, सवाल आपसे है प्रधानमंत्री, और बहुत सारे कड़े सवाल करूंगी, आपकी कड़ी निंदा भी करूंगी, और जानना चाहती हूं कि आप क्या कार्रवाई करेंगे। अब साथियों, आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री जी जो बार बार नेहरू जी को टारगेट करते रहे हैं क्योंकि ये हीन भावना से ग्रसित है, ये बता दूं आपको कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। मात्र एक साल के बाद, एक साल के पहले ही समझ लीजिए, जुलाई 1948 में उन्होंने एक निर्णय लिया और प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत सरकार BCG वैक्सीन को लगाने के लिए, क्योंकि TB एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभर के आ रही थी, उस वक्त BCG वैक्सीन बनाने के लिए एक लेबोरेटरी बनाई जाएगी। कब? 1948 में। और गुइंडी जो मद्रास में है जो आज का चेन्नई है तमिलनाडु में, वहाँ पर है, उस किंग जॉर्जेस लेबोरेटरी को बनाया गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि 1962 में स्मॉल पॉक्स तो आप लोग सब जानते हैं ना, स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए ये कहा गया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। 1962 में कहा गया, और कहा गया कि अगले 3 सालों में सारे भारतीयों को ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। ये उस समय कहा गया। तब बहुत कम पॉपुलेशन होती थी, ये लोग कहेंगे, लेकिन पॉपुलेशन तब भी हम दुनिया के दूसरे नंबर पे थे, और देश को आज़ाद हुए अभी 15 साल भी नहीं हुए थे। समझ गए आप? मैं 62 की बात कर रही हूँ। 48 to 58 10 साल, और 14 साल में, 14 साल के अंदर अंदर देश ये कर रहा था। उस वक्त चीन से लड़ाई भी हो रही थी, याद है ना, उसी साल। तो हर काम करा जा रहा था। ये सरकार क्योस, कंफ्यूजन, दूसरे पे ठीकरा फोड़ना। जब एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट लागू हुआ तो सरकार के पास सारे पावर्स, शक्तियाँ केंद्रित हो गए, लेकिन जब देखा कुछ नहीं हो पा रहा, ऐसे हालत ऐसी हो गई, अब क्या करें, तब इन्होंने कह दिया कि राज्य सरकार कह रहे हैं हमें दे दो। भाई, राज्य सरकार इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप कर नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया कि राज्य सरकारों ने। अब कन्फ्यूजन जो क्रिएट कर दिया है उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए हैं। अब रिलायंस, HCL जैसी कंपनियों ने कहा है कि हम अपने लोगों को स्वयं वैक्सीनेट करेंगे। जब राज्यों को नहीं मिल रही वैक्सीन तो ये लोग कैसे कर लेंगे वैक्सीनेशन? इनको कौन देगा वैक्सीन? क्योंकि ये रिलायंस है, क्योंकि ये अंबानी है, क्योंकि
HCL है इसलिए उनको वैक्सीनेशन मिल जाएगा, ये क्या मतलब हुआ? और कहाँ से आएगी ये वैक्सीन? तो कोई पारदर्शिता नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। बहुत सारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए हैं ताकि दुनिया में कहीं से भी वो वैक्सीन खरीद के अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सके। उत्तराखंड का बता देती हूँ कि 45 से कम उम्र के लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। मैं रोज पता लगा रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या किया जाना चाहिए? मैं इस प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रही हूँ आपको। आप जानते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन भारत में उत्पादित हो रहे हैं। हमारी अपनी जो वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक बना रहा है। और भारत बायोटेक के साथ साथ आप जानते हैं कि इसमें ICMR का भी रोल है। तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मिथ बस्ट करा था और कहा था कि ये झूठी बातें, भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, और ये झूठ बोला इन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो निश्चय कर सकती है कि क्या वो इसका फॉर्मूला दूसरी कंपनीज को दे सकती है नहीं बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ तक कोवैक्सीन की बात है तो भारत बायोटेक और ICMR दोनों के पास इसकी ओनरशिप यानी कि स्वामित्व है। इसी वजह से और कंपनियां इसको अब बना सकती हैं। अब हैदराबाद में जो भारत बायोटेक की कंपनी का यूनिट है वहाँ पे ये बन रहा है, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसका अगर आप आंकड़ा देखें तो 20 अप्रैल को उनके CMD कृष्णा एला ने कहा कि 1.5 करोड़ डोजेस जो हैं वो मार्च में बने और अप्रैल के अंत तक 2 करोड़ डोजेस बनेंगे। ये 20 अप्रैल को बोला, लेकिन अब जब कंट्रोवर्सी हो गई तो बता रही हूँ कंट्रोवर्सी के बारे में, तो सामने नहीं आ रहे। तो यानी कि 3.5 करोड़ डोजेस मार्च और अप्रैल में बन जाने थे, और उन्होंने कहा कि मई के महीने में 2 करोड़ डोजेस। तो कितने मैंने आपको बताए? 6.5 और 2 तो हो गए 3.5 और 2 5.5। तो अगर हम इन 5.5 करोड़ डोजेस की बात करें तो इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने पहले भी कहा था कि इन्होंने स्टॉक पाइल किया। जनवरी के महीने में बताया था कि इनके पास बहुत सारे डोजेस ऑलरेडी हैं, अभी उस पर भी आती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने 2 एफिडेविट दिए हैं। एक दिया है केरला हाईकोर्ट में, दूसरा दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय में, और वहाँ पे उन्होंने कहा है, और ये 24 मई को दिया, उसमें कहा कि कोवैक्सीन जो है 2 करोड़ डोज हर महीने बनाई जानी है। और अगर आप सारी चीज़ों को देखें तो 5.5 करोड़ के करीब अब तक बन चुके होने चाहिए। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ तो 4, 5, 5.5 करोड़। लेकिन आपको बता दूं कि इन्होंने ये बताया था कि 5 जनवरी को कृष्णा एला जो भारत बायोटेक के CMD है, उन्होंने 5 जनवरी को कहा था, जब वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ, कि उन्होंने ऑलरेडी 2 करोड़ वैक्सीन बना के तैयार कर लिया, उसको स्टॉक कर लिया। समझ रहे हैं आप बात को? तो 2 करोड़ वहां पे थे, यानी कि 5.5 करोड़ और 2 करोड़ कितने हो गए? 7.5 करोड़। अब देखिए जनवरी और फरवरी में कम वैक्सीन बनी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर उन्होंने स्टॉक पाइल किया और मार्च में जो है उन्होंने 1.5 करोड़ बनाए और फिर अप्रैल में 2 करोड़ और मई में 2 करोड़ बनाने हैं, तो जनवरी फरवरी में कुछ नहीं बनाए। तो कम से कम अगर आप ले लो तो मतलब आप ले लो कि इन्होंने 50 लाख बनाए, तो भी 7.5 करोड़ और 50 लाख, यानी कि हो गए टोटल 8 करोड़। आप कहेंगे कि इन्होंने उसको एक्सपोर्ट भी किया होगा, चलिए ये भी मान लेते हैं। तो और भारत ने कितना एक्सपोर्ट किया? 6.6 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया, हाँ 6.6 करोड़। लेकिन 6.6 करोड़ में हमने क्या चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट किया? अभी तक हम उसके बारे में बात कर रहे थे, कोविशील्ड हमने ज़्यादा किया। लेकिन इस बात को भी मान लेते कि ये जो हम 8 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें से 2 करोड़ आप मान लीजिए कि कोवैक्सीन है, तो कितना बचा? 6 करोड़ बचा ना। तो 6 करोड़ अगर डोजेस भारतीयों को मिलना चाहिए, तो ऐसा कैसे है कि 2 करोड़ 10 लाख डोजेस ही दिए गए? क्योंकि ये तो कोविन ऐप अगर आप देखेंगे और सरकारी डेटा जो इन्होंने डाल रखा है उसे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 करोड़ 10 लाख डोजेस ही दिए हैं। तो अगर
जो एक्सपोर्ट कर दिया उसको निकाल के भी 6 करोड़ है और 2 करोड़ 10 लाख इन्होंने दिया, तो कितना बचा 6 करोड़ में से 3 करोड़ 90 लाख से ऊपर। तो उस अगर आप मैं इसको 4 करोड़ बोल दूं, तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि दिल्ली में कोवैक्सीन लगी है, करीबन 1/3 दिल्ली में कोवैक्सीन है और 2/3 कोविशील्ड है। कुछ राज्यों में तो ये लगी ही नहीं है, और मैं आपको बताती हूँ 14 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में ये लगी ही नहीं है, और करीबन 5 राज्यों में 5% से कम कोवैक्सीन लगी है, 95% लगा है कोविशील्ड। अब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला सा है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज लगा ली है, इसका मतलब उनको दूसरी डोज भी मिलनी होगी। अब अगर ऐसे ये डेटा गड़बड़ बताएंगे, झूठ बताएंगे, तो लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा। इसलिए कई सरकारों का आपको मैं बता चुकी हूँ किस प्रकार उन्होंने ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए। उत्तराखंड का तो ग्लोबल टेंडर बिल्कुल शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो गया, कुछ नहीं आया उसमें, रिटर्न में नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिसका आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि कोविन ऐप में ये चीज़ नहीं आ रही है कि जो अभी अभी रिकवर करा है, जिसको कोविड हुआ और वो ठीक हुआ, वो भी वैक्सीन जाके ले रहा है, जबकि उसे 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लेना है जब तक वो ठीक ना हो जाए, और 3 महीने का गैप है। ये चीज़ बस सरकार की स्ट्रैटेजी नहीं है ना, वैक्सीन मैत्री करेंगे, वैक्सीन नेशनलिज्म करेंगे, वैक्सीन डिप्लोमेसी करेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब आप देखिए कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, और आज एक भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं शॉर्टेज नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम तैयारी कर लेंगे, तीसरी तरफ कहते हैं कि 2021 के एंड तक, इस साल के अंत तक हम सभी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर देंगे। पूरी तरह से वैक्सीनेट आप कब करेंगे? जब तक आपके पास वैक्सीन नहीं होगी आप कैसे करेंगे? क्योंकि 45 साल से कम के लोगों पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ, 18 साल से कम के बच्चों पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ, उनके तो अभी तैयार हुआ या नहीं, ट्रायल्स हुए या नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम जी ने ये कहा है कि आप लोग एक ऑडिट कराइए, CAG से ऑडिट करवा लीजिए, ऑडिट नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि लापता टीके का रहस्य हर दिन गहराता जा रहा है, टीकों के एक बैच के उत्पादन के लिए आवश्यक लीड टाइम के बारे में भारत बायोटेक के बयान ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। क्योंकि वो कहते हैं कि इसको बनने में और पूरी तरह से बनने में 4 महीने का समय लगे, पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। अब उनका ये कहना है, चिदम्बरम जी का भी, कि क्षमता होना और उत्पादन करना दोनों अलग चीज़ें हैं। कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कितना कर रहे हैं। और हमारे जो दोनों घरेलू निर्माता है, एक भारत बायोटेक और एक सीरम इंस्टीट्यूट, वो असली में कितनी वैक्सीन्स बना रहे हैं, इस पर पारदर्शिता होना चाहिए। और एक बार हमें ये समझ में आ जाए कि कितनी वैक्सीन हमारे देश में उत्पादन हो रही है, तो हमारे लोगों को ये बता दिया जाना चाहिए कि कौन सी तारीख तक कितनी आपूर्ति होगी और कितने लोगों को वैक्सीनेट करा जाएगा और किस तरह से होगा। लेकिन रिलायंस कंपनी और HCL ने, जिस प्रकार से शिव नाडर की HCL ने ये कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को, उनके परिवारों को और उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उन सबको वैक्सीनेट करेंगे, तो सवाल ये उठता है कि उनको वैक्सीन्स कहाँ से मिलेगी? जब राज्यों को नहीं मिल रहा तो उनको वैक्सीन्स कहाँ से मिलेगी? उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये समझा दे कि ये कैसे करके होगा, और टीकों की जो कमी है उस पर जनता का गुस्सा ऐसा ना फूटे कि लोग सड़कों पे आ जाए आपके खिलाफ। इससे पहले चीज़ों को ठीक कर लीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या इसमें कुछ गलत बताया है? जब इतना कन्फ्यूजन है और ये कह रहे हैं नहीं हमारी कमी नहीं है, आप जानते हैं ना कि कमी है या नहीं, इसका मतलब है ये सरकार झूठ बोल रही है, आपको भ्रमित कर रही है।
इसलिए सरकार से आपको मांग करने की ज़रूरत है और स्पीक अप फॉर वैक्सीन्स। बोलिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वीडियो बनाइए, पोस्ट करिए, मगर सरकार के नुमाइंदों को टैग करिए। ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो कोरोनिल को जाके प्रमोट करते हैं, इन सब को आप टैग करिए और इनको बताइए कि हमारे को वैक्सीन की ज़रूरत है। हमें झूठ मत बोलिए और आप एक ऑडिट कराइए और एक प्लान बताइए कि कितना वैक्सीन कौन सी कंपनी कब तक तैयार कर लेगी, जो मतलब आपको एडमिनिस्टर करने के लिए तैयार होगा, और कौन से राज्य को कितना मिलेगा, कौन सी तारीख तक, और कितने लोगों को आप वैक्सीनेट कब तक कर पाएंगे, किस राज्य में, तो कितना उत्पादन हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से लोगों को कौन से राज्य में टीका मिलेगा, क्या ये जानना आपका अधिकार नहीं है। भाजपा के जो ये चरण चाटुकार हैं, भक्त हैं, ये आपको भ्रमित करने के लिए कहेंगे अरे इतना है तो वैसा है, 1 करोड़ अगर बन जाता है और 20 करोड़ की आवश्यकता है, या आप 20 करोड़ मांगे और 1 करोड़ की क्षमता है, तो कैसे हो सकता है। और ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। मैंने आपको बता दिया ना, 70 साल में बहुत कुछ हुआ। और इसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भाजपा की सरकार है उनको भी क्रेडिट दूंगी, लेकिन आज की जो ये सरकार है इसमें एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना दिया है भाजपाइयों ने, जिसको फंड किया, स्पॉन्सर किया अडानी अंबानी ने, वरना ये प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। भाई पैसा भी तो चाहिए था, उन्होंने अडवाणी को बना दिया होता तो शायद आज स्थिति ऐसी ना होती, लेकिन उनको भी तो ऐसा बुड़बक चाहिए था ना, जो इनकी बातों में आ जाए और वो करे जो ये चाहते हैं, क्योंकि खुद का दिमाग नहीं है। खुद तो बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हार्ड वर्क, अब भाई माफ़ कर दो, अपने हार्ड वर्क को अपनी पॉकेट में रखो और जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर से कह रही हूँ, इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दो, वरना तुम खत्म हो जाओगे। भाजपाइयों खत्म हो रहे हो, अगर नहीं पहचाना तो हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। हमें तो 10 साल का अंतराल होगा और हम वापस आ जाएंगे, और नहीं भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र है। लेकिन आपने 70 साल देश की जड़ों को खा के, इसमें दीमक लगाकर इस सत्ता को संभाली है ना। जो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो बहुत सोच समझ के बोला करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक भाषण दिया था जहां उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनसंघी आ जाएंगे तो वो इजराइल का समर्थन करेंगे, फिलिस्तीन का नहीं। गलत है ये, हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। बैलेंस बना रहे थे। इतना दीमक की तरह जो ये खाया गया है सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से, जिनके पिताजी के बारे में कुछ नहीं पता। काश मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर उनके बारे में भी कुछ बताती। माताजी को तो ये लाइन पे खड़ा करते हैं, बीवी को तो छोड़ ही रखा है, अपमान किया है, इसीलिए तो भाजपाई सारा अपमान करते हैं महिलाओं का। देखा नहीं किस प्रकार से विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बताया था इन्होंने। और भाजपाइयों, तुमसे एक बात ज़रूर पूछनी है, तुम के किस चीज़ की पैदाइश हो? तुम्हारे पिताजी की बहन तुम्हारे घर में बैठी थी क्या? देश में हमेशा घर से बाहर की बेटी आती है, वो बहू बनती है और उस घर को संभालती है। अपने घर की बेटी को कोई नहीं बैठाता। शायद तुम लोगों में ये परंपरा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जो तुम्हारे वो प्रचारक हैं जो अपने आप को बताते हैं ब्रह्मचारी, किस तरह से समलैंगिक भी हो जाते हैं और महिलाओं के साथ भी अजब गजब के उनके रिश्ते हो जाते हैं और वीडियो निकलती है। तो ये जो प्रचारक हैं ये केवल राजनीति में आने के लिए ये सब करते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर नहीं पाते, फिर ऐसी ऐसी वीडियो आती है। क्योंकि ऐसे ऐसे जो सिंफुल बोलते हैं, मतलब पाप वाले काम आप करते हैं, पापी हैं आप लोग। पता है आपको? नहीं पता? बता दीजिए, झूठ बोल रही हूँ। उत्तराखंड के आपके संगठन महामंत्री संजय अपनी ही ऑफिस की एक महिला के साथ यौन शोषण कर रहे थे। कितने हैं आप लोग? तो बहुत सारे हैं, कितने सारों की फोटो आई ना, कौन जोशी कौन क्या, कितने समलैंगिक भी हैं। भाई आपको रिश्ते बनाने हैं तो खुलकर बनाइए।
प्रचारक बनकर ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करके क्यों दिखाते हैं? शादी करनी है तो शादी कर लीजिए, ब्रह्मचारी बन के क्यों दिखाते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको राजनीति में आगे जाना है। जैसे प्रधानमंत्री ने पहले अपने एफिडेविट में झूठ बोला था कि उनकी शादी नहीं हुई, दूसरी बार उन्होंने कहा कि नहीं उनकी शादी और उनकी पत्नी को देखिए छोड़ रखा। इसीलिए तो आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं को क्या क्या बोलते हैं। तो आपको बता दूँ कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो दूसरे देश की होंगी, लेकिन आपकी माता जी भी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ भाजपाइयों, भक्तों, अंधभक्तों, बेवकूफ़ों, बेशर्मों, कि तुम्हारी माँ जो है वो भी दूसरे घर से आई होगी। दूसरा घर, आज देख रहे हो ना, हम पूरी दुनिया जो है एक है, पूरी दुनिया, तुम हो अलग, पता नहीं अजब गजब के नमूने हो, क्योंकि तुम्हारी स्पीशीज़ ही अलग है, क्योंकि नफ़रत से भरे हुए हो। दुनिया नफ़रत से नहीं चलती, अपने आप को सुधार लो। दूसरों की बहू बेटी पर अपशब्द कहोगे तो याद रखो, सत्ता हमेशा नहीं रहती बेटा। जब जाएगी ना तो घर घर से निकाले जाओगे, सज़ा देगी जनता, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। बहुत धमका चुके हैं लोगों को, एक समुदाय को तो खास करके बहुत प्रताड़ित कर चुके हैं। फिर कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ को हटा दो भाजपाइयों, क्योंकि जितनी नफ़रत वो ब्राह्मणों से करता है उतनी नफ़रत वो उस वाले समुदाय से भी नहीं करता। उसका बस चले तो ब्राह्मणों को वो भेज दे पाकिस्तान, हटा दो उसे। यहाँ से गया है उत्तराखंड से, मुझे मालूम है यहाँ के ठाकुर किस तरह से सोचते हैं ब्राह्मणों के बारे में, और जानती हूँ कि वही हाल इसका भी है। जितने ब्राह्मण हत्याएं करी ना इसने, उन्हीं ब्राह्मण हत्याओं का पाप चढ़ रहा है इसको, उन्हीं ब्राह्मण हत्याओं का। और भगवान जानता है कि कितने साल तक इसकी इस सज़ा को भुगतनी पड़ेगी। मतलब ये इस जीवन का नहीं है, जीवन के बाद दूसरा जीवन होता है ना। कई योनियों में आप जाते हैं, वही आप ही की भाषा बोल रही हूँ। कौन कौन सी योनि में जाओगे यार तुम लोग, कौन कौन सी, वो वाली। कितनी बार कीड़े मकोड़े बन के मरोगे, कितनी बार, बोल नहीं पाओगे, बोलने का तो चांस ही नहीं। भाई सोचो, बड़ी मुश्किल से ये वाली योनि मिली थी, मगर भगवान राम का नाम बदनाम किया, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया, अब सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। खैर, वैक्सीन्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना लो, वैक्सीन्स देने के लिए कोई सिस्टम बना लो। खुद नहीं होता तो एक्सपर्ट्स बुला लो, और समझ नहीं आता तो विपक्ष को साथ में ले लो अगर लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाते, ताकि खुद को भी लगे कि भाई चलो ये हमारे साथ है तो ये जो हमें कह रहे हैं हम उसी हिसाब से करेंगे, कम से कम सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन हीन भावना से ग्रसित हो, इस चीज़ से ऊपर कैसे उठोगे? लेकिन फेल हो चुके हो, कितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम्हारे को लोग पहचान चुके। इसलिए या तो वैक्सीन स्ट्रैटेजी को सुधार दो, या हम सब को बता दो कि हमें तैयार रहना है कि हमें तो भाई परलोक ही सुधारना है, और तुम लोग यहाँ पे अकेले रहोगे, क्योंकि तुम्हारा वो मन्नू गौड़ नाम का जो नेता है ना, क्या है भाजपाई, पक्का भाजपाई। यहाँ के भाजपा के मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर वाले दफ्तर में कई बार देखा मैंने उसे, समझ में आई बात। इसलिए इस बात का जवाब भी दे देना कि मन्नू गौड़ के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे, जो कहता है कि देश के लोगों के बारे में या दुनिया के लोगों के बारे में कह रहा है कि मौत इसलिए हो रही है क्योंकि ये बोझ हो गए थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और इन लोगों के सामने दबिएगा मत, डरिएगा मत। ये कुछ नहीं है, कीड़े हैं, कीड़े। इनसे डरने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना इनके पास बुद्धि है ना विवेक समझते हैं। बुद्धि और विवेक में फ़र्क होता है। सोचने समझने की तो शक्ति नहीं है, नफ़रत गर्द है, नफ़रत फैलाते हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।